इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 बेजेंद्री पाल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भाग 3, जिसमें हम जहां छोड़े थे उसके बाद में शुरू करते हैं। तो मेरी सांस मानो रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। मतलब उन्हें लगा कि सफलता हमें बहुत नजदीक मिल रही है। 23 मई 1984 के दिन, मतलब पूरे एक महीना बीत चुका था। तो 1984 के दिन 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतने जगह नहीं थे कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकते। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अरे भैया, इतना ऊपर चढ़ गए, अब नीचे देखने के बाद लग रहा है तेरी इतना 1000 फीट नीचे एक बार खाई। दिल दहक जाता होगा उतना ऊपर जाने के बाद, देखने के बाद। हमारा तो दिल दहक जाता है बड़ा वाला टावर झूला पर चढ़ते हैं, तभी नीचे आते समय लगता है कि ले हम तो गए नीचे। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपना सुरक्षित रूप से स्थिर किया। के बाद मैंने अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया और उनको प्रणाम किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र वहां पर लेकर गई थी और हनुमान चालीसा निकाल कर मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया और वहीं पर बर्फ में दबा दिया। आनंद का इस अनोखा क्षण, इस आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता जो साथ में थे अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, इतना प्रोत्साहित किया कि लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। बिना ऑक्सीजन के वो दूसरी बार चढ़े थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। वहां पर फोटो लिया गया। इस समय लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। कौन? लहाटू ने हमारे बारे में सूचना दे दी थी नीचे बेस कैंप में। तब मेरे हाथ में ऑकी टोकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और कर्नल खुल्लर ही थे जो नीचे से बेस कैंप में बैठकर हमें और भी आगे चढ़ने का रास्ता साफ करते रहे थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। उनका पीछे का समाज कैसा था? एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल परिवार, एकदम साधारण परिवार। लेकिन जब एवरेस्ट को विजय करके वो जब जा रही थी नीचे, जब वो फिर समाज में जाएंगी तो उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि आप एक आम लड़की हो, उन्हें कहा जाएगा आप एवरेस्ट पर चढ़ने वाली लड़की हो, एवरेस्ट को विजय करने वाली लड़की हो, प्रथम महिला, उनके नाम से जाना जाएगा। इसलिए उनका आदर सत्कार मान सब होगा वहां पे। उनके बारे में पेटेंट होगा, मतलब अखबार में आएगा, मैगजीन में आएगा, पत्रिकाएं खुलेगी, फिल्म बनाए जाएंगे उनके पर और उनके लिए आलीशान बंगले सरकार देती है। मतलब जो भी अनोखा काम करता है सरकार की तरफ से उनको बहुत ज्यादा सुरक्षा और बहुत ज्यादा उनको आदर सत्कार मिलता है। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है और प्रश्न और अभ्यास में बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए।
इसका उत्तर आपको 1-2 पंक्तियों में देना है। आगे लिखते हैं लिखित, और 25 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन मैं बताता, लेकिन क्या फायदा बताने का, आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ने तो आता ही है, और नहीं पढ़ने आता है तो आप बोलो, मैं पढ़ के बता दूंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 और 60 शब्दों में देना है लिखित रूप में, और इसका जवाब आप जो भी आप पढ़ोगे ना बुक में, जो भी मैंने आपको बताया उसी में से आएगा। आप कोई भी सवाल देख लो, लिखो लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया। लेखिका को देखकर की हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि इतनी चढ़ाई, इतना खतरा मोल कर इतना जोखिम को सहकर, इतना जोखिम जानते हुए भी वह की के लिए नीचे उतरी थी, इसलिए की हक्का बक्का हो गया था। और इसे विस्तार में लिखने से और भी मजा आएगा, बुक के माध्यम से और विस्तार में लिखा जा सकता है कि वो पहाड़ से उतरी, उसके बाद की के लिए इंतजार किए, फिर की के मिलने के लिए उनके लिए नीचे गई, और की हक्का बक्का हो गया, ऐसे कुछ करके लिखा जा सकता है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय स्पष्ट करना है, जिसके बारे में आप सब जानते ही हो। उसके बाद से है आभास अध्ययन, भाषा अध्ययन। तो ये कुछ खास नहीं है, ये पढ़ने लायक नहीं होती है। केवल यार पढ़ाई उतना ही करो जितना तुम्हें जरूरत हो, फालतू की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं, सीखने के लिए पढ़ाई करो। क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए पढ़ाई कभी नहीं करना चाहिए। उतना ही करो जितना तुम पास हो जाओ, बाकी कुछ नहीं। और स्कूल में तुम फर्स्ट आते हो उसको गिना नहीं जाता है, जिंदगी में फर्स्ट आते हो वही गिना जाता है। और जिंदगी में फर्स्ट नहीं आया, स्कूल में कितना भी फर्स्ट आ जाओ, लेक्चर का लेक्चर ही रह जाओगे। इसलिए लेक्चर से आगे बढ़ना है तो तुम्हें, आप सबको एक एवरेज, मतलब एक असाधारण रूप से बढ़ना पड़ेगा। साधारण होने के वजह से असाधारण रूप से आगे बढ़ो, और अपने आप को इतना अनुमान लगाओ कि हाँ, हम और नया कर सकते हैं, जितना हो सके उतना नया कर सकते हैं, और वो करो। पढ़ाई का कीड़ा मत बनो, जिस तरह सीबीएसई स्कूल वाले बनाते हैं। नहीं रे बाबा, नहीं बनने का। जिंदगी में अपना अनूठा जीवन है, वही जीने का। एकदम अनोखा जियो, और अपने आप को कृतज्ञ पाओ कि हम सबसे अलग हैं। शब्दार्थ और टिप्पणियां, और ये शब्दार्थ है जो आपकी बुक में ऊपर दिया गया है, उसी से उसका हिंदी मतलब बताया गया है। हिमपात मतलब बर्फ का गिरना। ये सब देखो, हम पढ़ाते हमको याद हो गया है, और ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शब्द देखकर मैं बता देता हूँ कि हिमपात मतलब, वाक्य में समझ में आ जाता है कि हिमपात का मतलब ऐसे मैंने पढ़ा है, तो हिमपात का मतलब हमें पता है कि बर्फ गिरना होता है। और मैंने बहुत सारे पेटेंट भी लिखे हैं, बहुत सारा डायरी भी लिखा, बहुत सारे किताब भी लिखे हैं। इसके वजह से हमें आसानी हो जाती है किसी भी चीज को समझने में। आप भी लिखना चालू करो, सब चीज आसान हो जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे, और अपना सुझाव और अपना दिक्कत जो भी है आप कमेंट करके बताते रहेंगे। धन्यवाद।